नमस्कार, मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। 2024 का चुनाव शुरू हो चुका है और उसका समर पूरी तरह से तैयार है और योद्धा हर दल के मैदान में कूद चुके हैं। पहले चरण का चुनाव होने में अब सिर्फ लगभग 10-11 दिन का समय बचा है। 19 तारीख को पहले चरण का मतदान होगा लोकसभा क्षेत्र की 8 सीटों पर। और ऐसे में अब इस बात की चर्चा ज़रूरी हो गई है कि 2024 का चुनाव आखिर किस तरफ जा रहा है? क्या 2024 का जो चुनाव है, वो एक व्यक्ति तक सीमित हो गया है? क्या 2024 का चुनाव में विपक्ष आगे बढ़ेगा या फिर मोदी बाजी मारेंगे? इन सब बातों पर चर्चा अब बहुत ज़रूरी हो गई है कि आखिर 2024 में क्या होने जा रहा है? क्या 2024 का चुनाव मोदी पर केंद्रित हो गया है? क्या ये चुनाव एक व्यक्ति पर सीमित हो गया है? क्या हम राष्ट्रपति शासन जैसी प्रणाली की ओर जा रहे हैं, जहाँ सिर्फ़ एक राष्ट्र की बात होती है, एक व्यक्ति की बात होती है? मोदी नारे दे रहे हैं या यूँ कहें कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी एक नारा दे रही है, तीसरी बार मोदी सरकार। और विपक्ष क्या कह रहा है? मोदी हटाओ। तो क्या चुनाव मोदी पर केंद्रित हो गया है? यह हमें सोचना पड़ेगा। क्या मोदी बड़ा हो गया है और मुद्दे गौड़ हो गए हैं? क्या हमारे देश में मुद्दे खत्म हो गए हैं? महँगाई, बेरोज़गारी, पेट्रोल डीज़ल की कीमतें, जहाँ पर कच्चे पेट्रोल की कीमतें लगातार घट रही हैं, लेकिन पेट्रोल डीज़ल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, उस पर बात नहीं होगी। क्या महँगाई चरम पर पहुँच गई है, उस पर कोई बात नहीं होगी। खाने के तेलों में महँगाई बढ़ गई है। मोदी सरकार ने कहा था कि हम 2 करोड़ रोज़गार देंगे, उस पर कोई बात नहीं होगी। क्या भ्रष्टाचार की कोई बात नहीं होगी? क्योंकि जितने भी भ्रष्टाचारी थे, वो सब मोदी की पार्टी में आ गए हैं, उस पर कोई बात नहीं होगी। इन सब मुद्दों पर आखिर जनता क्यों नहीं जागती या जनता तक इन मुद्दों को पहुँचाने का काम कौन करेगा? ऐसा नहीं है कि मोदी एक ऐसा व्यक्तित्व हैं जो पहली बार इस देश को देखने को मिल रहे हैं। आपको याद होगा 1977 का दौर, जब विपक्ष इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी और पूरे देश में नारा चल रहा था इंदिरा हटाओ, तब इंदिरा गांधी भी मोदी की ही तर्ज पर बोलती थी। या यूँ कहें कि आज मोदी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तर्ज पर बोल रहे हैं। तब इंदिरा जी ने नारा दिया था कि विपक्ष कहता है मैं कहती हूँ भ्रष्टाचार हटाओ, मैं कहती हूँ बेईमानी हटाओ, लेकिन वो कहते हैं इंदिरा हटाओ। आज मोदी बिल्कुल उसी ज़ुबान में बोल रहे हैं कि वो कहते हैं मैं कहता हूँ भ्रष्टाचार हटाओ, वो कहते हैं मोदी हटाओ। याद है आपको, इंदिरा गांधी ने एक और नारा दिया था, जात पर न पात पर मुहर लगेगी हाथ पर। या और मोदी भी इस बार कह रहे हैं कि जातियाँ तो 5 हैं। वो युवा की बात करते हैं, नारी की बात करते हैं, अन्नदाता की बात करते हैं। यानी कि पूरा का पूरा चुनाव, जिसे कहा जाता है कि भारतवर्ष में जाति पर चुनाव लड़ा जाता है, मोदी उसको भी तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये एक अलग तरह का संदेश है। आपको याद होगा जब नेहरू का वक़्त था तो नेहरू ही की ही बोली चलती थी। नेहरू जो कहते थे वही होता था, विपक्ष नाम की चीज़ नहीं थी। यही दौर इंदिरा गांधी के दौर में देश ने देखा और अब उसके बाद आपने देखा होगा, कभी नेहरू देश पर भारी पड़ गए, कभी इंदिरा देश पर भारी पड़ गई। और जब 1984 का चुनाव आया, जब राजीव गांधी का देहांत हुआ, उनकी हत्या हुई, उसके बाद जो चुनाव हुआ, उसमें कांग्रेस ने जो सीटें जीती वो आज भी इतिहास है। मोदी सरकार कई बार आने के बावजूद उस आंकड़े को नहीं छू सकी है। इसका मतलब क्या है कि पूरे देश में एक व्यक्ति हावी हो गया है और मुद्दे गौड़ हो गए हैं। तो इन मुद्दों की बात कौन करेगा? आप नारों पर मत जाइए कि मोदी सरकार कह रही है कि अब की बार 400 पार। आपने पहली बार ये नारा नहीं सुना होगा। कर्नाटक में भी उन्होंने कहा था अब की बार 150 पार, हरियाणा में भी नारा दिया, पंजाब में भी नारा दिया, हर जगह वो एक नारा सेट, पश्चिम बंगाल में भी उन्होंने नारा दिया। तो ये नारे हैं, यानी कि नरेंद्र मोदी हर चुनाव में आप देखते होंगे एक आंकड़ा सेट करते हैं। जब और आप ये मत समझिए कि मुद्दों की बात इस देश की जनता नहीं समझती है, लेकिन इस देश की जनता को इस जानती है कि उसे कोई ऐसा चेहरा चाहिए जिस पर वो भरोसा कर सके।
आज देश में विपक्ष के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिस पर जनता भरोसा कर सके। आप कहेंगे कि नहीं, इस देश में मुद्दों की बात नहीं होती, तो मैं आपको ले चलता हूँ 2014 के चुनाव में। 2014 का चुनाव याद करिए। 2014 में मोदी सरकार ये कह कर के आई थी, भ्रष्टाचार हटाओ। एक बार मोदी सरकार तमाम सारे मुद्दों को लेकर के आए, महंगाई हटाओ। आपको याद होगा, गले में प्याज की माला और गैस सिलेंडर लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेता खड़े हुए थे, नारे लगा रहे थे। यानी तब लोगों ने में नरेंद्र मोदी ने एक उम्मीद जगाई थी। तब देश की जनता ने मोदी के शासनकाल को नहीं देखा था, लेकिन उनको एक भरोसा जगा था कि शायद ये आदमी आएगा और देश की तस्वीर बदलेगा। उन्होंने कहा, काला धन को हम मिटाएंगे, लोगों के खातों में पैसा आएगा, लोगों के खाते खुलेंगे, देश से भ्रष्टाचार खत्म होगा। और उस समय देश आकट भ्रष्टाचार में डूबा हुआ था। इसलिए मोदी पर जनता ने भरोसा किया और उसे दोबारा चुनाव में मौका दिया और वो चुनाव में जीते और प्रधानमंत्री बने। 2014 से लेकर के फिर 2019 का वक्त आया, फिर एक बार यही नारा दिया गया, फिर एक बार मोदी सरकार, और मोदी पर जनता ने आंख बंद करके भरोसा कर लिया। ये तीसरा मौका है जब जनता के सामने नरेंद्र मोदी गए हैं, और आप देखिए जो वो आंकड़ा सेट कर रहे हैं उसमें वो सीधी सीधी बात कर रहे हैं मोदी की। आप देश में कहीं भी चले जाइए, चाहे वो पश्चिम में जाइए, चाहे तेलंगाना में जाइए, चाहे असम में जाइए, चाहे मिजोरम में जाइए, चाहे बंगाल में जाइए, चाहे बिहार में जाइए, चाहे उत्तर प्रदेश में जाइए, हर जगह पर जहाँ जातीय खातों में राजनीति बटी हुई थी, जहाँ जैसे उत्तर प्रदेश है, जैसे बिहार है, इन सब मामलों में भी उन्होंने उस चीज़ को पीछे छोड़ दिया और सब सीमाओं को तोड़ करके चुनाव में मोदी नाम एक ऐसा हो गया जिस पर केंद्रित कर दिया गया। नरेंद्र मोदी आज ये नहीं कहते हैं, आप देखिए जब हम पत्रकार किसी साथी से सवाल पूछते हैं, अब की बार कौन आएगा, अब की बार किसको वोट देंगे, तो कोई ये नहीं कहता कि अब की बार हम भाजपा को वोट देंगे, कोई ये नहीं कहता कि हम राजनाथ सिंह को वोट देंगे, कोई ये नहीं कहता कि हम कौशल किशोर को वोट देंगे, कोई नहीं कहता कि हम किसी प्रत्याशी को वोट देंगे, ना ही उसकी गठबंधन की बात है। सब किसको कहते हैं? मोदी को। यानी कि एक ट्रेंड सेट हो गया है कि मोदी को वोट देंगे। यानी यहाँ भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव लड़ेगी तो उसकी तमाम सारी खामियां सामने आएंगी। अगर कोई प्रत्याशी लड़ेगा तो उसका नैरेटिव सेट किया जाएगा कि वो आदमी ऐसा है, उसकी छवि ऐसी है, वो भ्रष्टाचारी है, वो आकंठ में डूबा हुआ है और उसके पास ज़्यादा पैसे हैं। नहीं, आज यहाँ पर कैंडिडेट की कोई बात नहीं होगी। आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की कोई बात नहीं होगी। बात होगी किसकी? सिर्फ मोदी की। और जब आप मोदी की बात करते हैं, दरअसल मोदी चाहते हैं कि पूरे देश का हर जो एंटी इनकम्बेंसी है सरकार की, वो इस बार हावी ना होने पाए, क्योंकि 10 साल की सरकार है। 10 साल की सरकार पे जब आप नैरेटिव सेट करेंगे तो तमाम सारे मुद्दे आपको मिलेंगे। सरकार पे अगर आप जाएँगे कि सरकार ने ये नहीं किया, सरकार वो किया, 2 लाख करोड़ रुपए का देश पर कर्ज हो गया है। क्या कोई बात करता है इस पे? नहीं, क्योंकि सरकार की बात ही नहीं हो रही है। बात किसकी हो रही है? मोदी की। और जब आप मोदी की बात करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा चेहरा आएगा जिसकी प्रभावशाली शैली है, जिसकी बातचीत करने का एक ऐसा लबो-लबाब तरीका है जिस पर जनता आँख बंद करके भरोसा करती है। वो झूठ नहीं बोलता है तो सलीके से, उसकी बात पर जनता भरोसा करती है। और आप ये मत सोचिए कि देश की जनता के सामने मुद्दे नहीं हैं, मुद्दे मुँह आए खड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था गैस का सिलेंडर मुफ्त देंगे, क्या किसी को मिल रहा है? प्रधानमंत्री ने कहा कि 15 किलो राशन मिलेगा, 5 किलो राशन मिलता है, 15 किलो नहीं मिल रहा है। लोगों के खातों में पैसे आ गए, 2 करोड़ रोज़गार मिल गए, लोगों की भर्तियाँ हो गईं, किसको नौकरी मिल गई, महँगाई कहाँ पर है? कच्चे तेल के दाम लगातार घट रहे हैं, लेकिन तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। पहले हम लोग 2-3 महीने में एक बार सुनते थे, अब हर दिन तेल की कीमतें बढ़ती हैं, लेकिन 2 पैसा, 3 पैसा, जिससे पिछले 1 साल से नियम चल रहा है और अब तेल की कीमतों की बात ही नहीं होती, क्योंकि वो महीने में आते-आते 2 से 3 रुपए बढ़ जाता है और कोई इस पर ध्यान ही नहीं दे पाता। सब्जी की बात करें, राशन की बात करें, हर चीज़ की बात करें, भ्रष्टाचार की बात करें, कितने भ्रष्टाचारियों के नाम गिनाऊँ? अशोक चौहान, एक नाम नहीं है, दसियों नाम हैं। अगर मैं उनको नाम गिनाने बैठूँगा तो शायद आधे घंटे से ज़्यादा का वीडियो निकल जाएगा, सिर्फ़ इस बात के लिए कि कितने भ्रष्टाचारी थे, जिन पर खुद नरेंद्र मोदी, आपको याद होगा, आरोप लगाते थे। तमाम सारे आरोप उन्होंने लगाए,
यही नीतीश कुमार हैं जिसको पलटू राम कहते थे, भाजपा के नेता, आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हैं। चाहे कर्नाटक चले जाइए, शिवसेना को देख लीजिए, 2 फाड़ कर दिए गए, एनसीपी को देख लीजिए, 2 फाड़ कर दिए गए, रालोद को देख लीजिए, जयंत चौधरी को, उनको भी अपनी पार्टी में शामिल कर लिया गया। जिन जिन पर भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उठाए, उन सबको आज उन्होंने उनके कंधे पर हाथ रख करके ये कहा, नहीं आप हमारे साथ चलिए, जैसे ही आप उनके साथ हो जाएंगे वैसे ही आप पाक दमन हो जाएंगे, आप पर भ्रष्टाचार के सब आरोप खत्म हो जाएंगे। तो क्या देश में इस तरह का माहौल बन गया है कि अब देश में मोदी की ही बात होगी? विपक्ष को आप अगर आप देखें, अब सवाल, इस सारे सवालों का जवाब ये है कि इन मुद्दों का आखिर क्या हल है? क्या 2024 का चुनाव फिर मोदी की ओर ही जा रहा है? भले ही वो 400 पार का आंकड़ा ना हो। 400 पार जब मोदी कहते हैं तो कोई ये नहीं सोचता है कि आखिर 75% सीटें मोदी को कहाँ से मिलने जा रही हैं? कभी आपने सोचा कि देश का 75% वोट क्या एक पार्टी को मिल सकता है? शायद नहीं। मेरे ख़्याल से तो कभी नहीं। पिछले 32 सालों का राजनीतिक और पत्रकारिता का जो इतिहास है उससे मैंने देखा कि 75% वोट किसी को नहीं मिला। ये वोट तब मिला था जब राजीव गांधी की डेथ हुई थी और पूरा देश आवेश में था और चुनावी माहौल चल रहा था। उसी दौरान उनकी हत्या हुई, जिसका पूरा का पूरा लाभ राजीव गांधी को मिला। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी को मिला और राजीव गांधी इतनी ज़्यादा सीटों से जीते थे। तो इंदिरा गांधी की वो आक्रोश था उनकी हत्या का कि राजीव गांधी इतने सारे ऐतिहासिक वोटों से जीते और उन्होंने बड़ी रिकॉर्ड वोटों से अपनी सरकार का चयन किया था। लेकिन अब वो स्थितियां नहीं हैं, 400 पार नहीं होगा। लेकिन ये एक आंकड़ा सेट किया गया है ताकि लोग आंकड़ों में उलझे रहें और ये बात ना हो कि वो जीतेंगे हारेंगे। बात सिर्फ इस पे होगी कि 400 पार होगा या नहीं। यानी कि आपने मान लिया है कि सरकार उनकी बनने जा रही है, सिर्फ इस बात की बहस होगी कि 400 पार होगा या नहीं। तमाम सारे लोग मुझसे बात करते हैं तो कहते हैं कि अब इस देश में कोई मुद्दा नहीं है, जनता की गलतियाँ देते हैं कि जनता भरोसा नहीं करती है, जनता बेवकूफ़ है, जनता जो है 5 किलो राशन में उलझी है, जनता के पास तमाम सारे आरोप ठोंकते हैं। लेकिन मैं आपसे आज कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। सवाल मेरे हैं विपक्ष के नेताओं से। आप कहते हैं कि मोदी हटाओ, मोदी कैसे हटेगा? मोदी को हटने का कोई तरीका तो होगा। आपके पास क्या है? आपके पास न नेता है, न नीति है, ना कोई रणनीति है। नेता नहीं है, नीति नहीं है, तो आखिर कैसे जनता आप पर भरोसा करे? इंडिया गठबंधन में कोई ऐसा चेहरा है जिस पर आप खुद, हमारी बात छोड़िए, जनता की बात छोड़िए, मीडिया की बात छोड़िए, लेकिन आप ये बताइए कि इंडिया गठबंधन के जितने साथी हैं, क्या वो अपने किसी ऐसे एक दल के नेता को भरोसा करते हैं कि सारे दल के लोग उस पर भरोसा करते हैं? अगर आप नहीं भरोसा कर रहे हैं, तो हम जनता या मीडिया के साथी कैसे आप पर भरोसा कर लें कि आप उस नेता के नेतृत्व में देश चलाने को तैयार हैं? जहाँ पर सब लोग अपनी ओर खींचेंगे, तो देश की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है। और मुद्दों की कमी नहीं है। आपको याद होगा जब मुद्दे की बात हो रही थी, तो देश की जनता के सामने सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा मुद्दा दिया जिसके चलते माना जा रहा था कि ये एक मुद्दा आएगा तो देश में लहर क्रांति आ जाएगी और विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल जाएगा। जिस इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के बात की जा रही थी, एसबीआई बार-बार कह रही थी कि हम जून तक का, 20 जून तक का हमें समय दीजिए, और ये वो समय था जब आधे से ज़्यादा चुनाव खत्म हो चुका, आधे से ज़्यादा क्या, पूरा चुनाव खत्म हो चुका था, हो जाता। तो सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती बरती और सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, आप आज ही मुझे पूरा डाटा देंगे, इलेक्टोरल बॉन्ड। ये एक ऐसा इतना बड़ा घोटाला है लेकिन इस पर कोई बात नहीं हो रही। लेकिन आप सरकार की रणनीति को समझिए जो विपक्ष के पास नहीं है। 21 मार्च की बात, 21 मार्च की सुबह याद करिए। 21 मार्च को सुबह सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से डाटा तलब किया था और ये डाटा तलब हुआ और दोपहर आते-आते जैसे ही ये डाटा, इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा अपलोड होना शुरू हुआ, इधर डाटा अपलोड हो रहा था और इधर केजरीवाल को ईडी डाउनलोड कर रही थी और पूरा देश जुट गया केजरीवाल पर और इलेक्टोरल बॉन्ड पर बातचीत खत्म हो गई।
तो आप सोचिए कि विपक्ष की रणनीतियों का किस तरह से सरकार जवाब दे रही है। आप ये मत सोचिए कि वो ये कर रहे हैं, आप ये सोचिए कि उसका काट क्या है, उसका तरीका क्या है, किस तरह से आप जनता के सामने मुद्दों को लेकर के आएँगे। क्या विपक्ष इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा उठा रहा है? नहीं। विपक्ष ईडी और सीबीआई में ही घिरा हुआ है। आप ईडी के मुद्दे को क्यों उठा रहे हैं? आप अपने मुद्दों को क्यों उठा रहे हैं? जनता के मुद्दों को उठाइए। जनता के मुद्दे महँगाई है, जनता के मुद्दे भ्रष्टाचार है, जनता के मुद्दे बेरोज़गारी है, लेकिन इन सब मुद्दों को कौन उठा रहा है? जनता कैसे आप पर भरोसा करे कि आप उनके मुद्दों को उठा लेंगे? आपके पास कोई ऐसा नेता है जिस पर वो भरोसा कर सके? आप राहुल गांधी ने कहा कि हम 180 से नीचे भारतीय जनता पार्टी को रोकेंगे। कैसे रोकेंगे? 19 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव होने जा रहा है। मैं अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं, जो देश का सबसे बड़ा सूबा है, जो देश की राजनीति पर एक अमिट छाप डालता है, और उत्तर प्रदेश से ही हमेशा देश की राजनीति तय होती है, देश की दिशा तय होती है, देश की दशा तय होती है। 80 लोकसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, और पहले चरण का चुनाव होने जा रहा है, जहां योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री रोज 3 जिलों में तूफ़ानी सभाएँ कर रहे हैं। एक मुख्यमंत्री हर जिले में, एक जिले में 3-3 सभाएँ, 3-3 जिलों में एक-एक दिन में सभाएँ कर रहा है, और विपक्ष का कोई नेता आपको दिखाई पड़ा है? आपके प्रत्याशी अभी नहीं तय है। आप प्रत्याशी सुबह सुबह प्रत्याशी का ऐलान करते हैं, वो दिन में जाता है नामांकन करते, सोचता है कि सुबह उठेंगे तो हम प्रचार शुरू करेंगे, लेकिन जब सवेरे सो के उठता है तो उसका नाम बदल चुका होता है। आप एक बार नहीं, एक जगह नहीं, दर्जनों बार, दर्जनों सीटों पर आप प्रत्याशी बदल रहे हैं। आपके पास इतनी भी रणनीति नहीं है, इतनी भी शक्ति नहीं है कि आप किसी प्रत्याशी पर भरोसा करें, उसको खड़ा करें तो उसके साथ मजबूती से खड़े हों। नहीं, अब यही लड़ेगा, यही पार्टी का प्रत्याशी होगा, नहीं। और कांग्रेस, जिसकी दिशा और दशा अमेठी और रायबरेली से तय होती है, उसके गढ़ से, वहाँ पर कांग्रेस अभी तक अपना प्रत्याशी उतारने की हिम्मत नहीं जुटा पाई है। अगर कांग्रेस अमेठी और रायबरेली से अपने प्रत्याशियों का ऐलान करती, तो पूरे देश के कांग्रेसियों में और पूरे उत्तर प्रदेश के कांग्रेसियों में एक जोश पैदा होता है, जज्बा पैदा होता है। उसे मालूम होता कि अमेठी और रायबरेली से हम जीत रहे हैं, और उसका संदेश पूरे उत्तर प्रदेश में जाता। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में कि रायबरेली और अमेठी सीट पर भी कोई प्रत्याशी नहीं खड़ा किया जा सका है। चर्चा है कि अमेठी से राहुल गांधी लड़ेंगे, लेकिन तब जब 26 अप्रैल के बाद नामांकन करेंगे, क्योंकि तब तक वायनाड में चुनाव हो चुका होगा, और वायनाड से राहुल गांधी की जो वोट होना है, वहाँ से वो सांसद हैं, वहाँ से उन्होंने फिर नामांकन किया है, तो वहाँ से उनके वोटिंग पर कोई अंतर ना पड़े। इसलिए आप इतना सशक्त नहीं हैं, आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है, तो कहाँ से जनता आप पर भरोसा करेगी? ये सोचना पड़ेगा आपको, तमाम सारी रणनीतियों पर अमल करना पड़ेगा कि आखिर जनता के मुद्दों को कौन उठाएगा। जनता आज ये सोच रही है कि उसके इस मुद्दों को कोई उठाने की स्थिति में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उसे जो मिल रहा है, उसे जो भी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, उसे उसको पा लेना चाहती है, उसको वो खोना नहीं चाहती है। क्योंकि वो जानती है अगर हम 2, 4, 5 सीटें किसी को दे देंगे, तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ने जा रहा, कोई बड़ा बदलाव नहीं होने जा रहा है। क्योंकि विपक्ष को देख रही है कि विपक्ष खुद अपने ही साथियों से लड़ रहा है। विपक्ष के साथ आज कौन है? आज उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, चाहे वो मायावती हो, वो अलग हैं, सपा और कांग्रेस कभी लड़ती है। किस तरह से विपक्ष सपा और कांग्रेस की गठबंधन पर भरोसा करे? आज तक अखिलेश यादव कांग्रेस कार्यालय में नहीं गए। कांग्रेस ने अखिलेश को बुलाने की बहुत कोशिश की, एक होली मिलन समारोह तक आयोजित किया और कहा कि आप हमारे यहाँ आइए। अगर अखिलेश कांग्रेस कार्यालय में जाते, तो लोगों को भरोसा होता। जब आपको एक दूसरे दलों पर भरोसा नहीं है, तो जनता कैसे भरोसा करे? जनता कैसे विश्वास मान ले कि अखिलेश और कांग्रेस चुनाव परिणाम आने के बाद भी एक रहेंगे? कभी अखिलेश यादव का इतिहास नहीं रहा कि वो एक साथ चुनाव गठबंधन के जो साथी पहले थे, वो उनके साथ खड़े हों। चुनाव का परिणाम आता है और उनका गठबंधन टूट जाता है। ये पहला नहीं मौका है, हर चुनाव 2017 का चुनाव देखिए, 2019 का देखिए, 2022 का देखिए, 2024 का अब होने जा रहा है। पिछले 4 चुनावों में आप देख लीजिए, हर बार वो गठबंधन के नए साथी चुनते हैं और गठबंधन चुनाव के बाद खत्म हो जाता है। ऐसे में जनता उन पर कतई भरोसा नहीं कर सकती है। जिस पार्टी का नेतृत्व ही ये तय न कर सके कि उसको क्या करना है, तो ऐसे में जनता उस पर जा कर के
खुद अपने आप को बेईमान कैसे साबित कर ले, कैसे जनता भरोसा कर ले। एक तरफ वो है जो लगातार ताकत में है, एक तरफ वो हैं जो अपनी नीतियों पर अमल करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 100 वादे करते हैं, भले ही 20 पूरे करें, लेकिन 80 नहीं पूरे करते हैं, लेकिन 20 पूरे तो करते हैं। यहाँ तो कोई ऐसा नेता ही नहीं है जिस पर ये कहा जा सके। अगर आज विपक्ष से पूछिए कि अगर आप जीतेंगे तो आपका उम्मीदवार, प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, तो शायद इस बात पे उनके 2-4 साथी और अलग हो जाएँगे। वो कहेंगे हम, वो कहेंगे हम, इसी बात पर गठबंधन टूट जाएगा। तो ऐसे में अब आपको सोचना है कि 2024 में क्या होगा, 2024 का चुनाव किधर जा रहा है। ये तमाम सारी चीज़ें हैं। इन एक मैंने तस्वीर साफ करने की कोशिश की ताकि जनता को दोष ना दिया जा सके, ताकि मीडिया को दोष ना दिया जा सके कि मीडिया स्थान नहीं देता है, मीडिया भाजपा को तरजीह देता है। आप नहीं निकल रहे हैं चुनाव मैदान में, आप अपने एसी कमरों से बैठे हैं। एक भी अखिलेश यादव की उत्तर प्रदेश में कोई सभा नहीं हुई अब तक। एक भी गठबंधन की कोई प्रत्याशी की सभा नहीं हुई, कांग्रेस की कोई सभा नहीं हुई चुनाव जब से ऐलान हुआ है तब से। एक बार ज़रूर न्याय यात्रा करके वो निकल गए थे, लेकिन आज समाजवादी पार्टी का कोई नेता सभा करते हुए नहीं दिखाई पड़ रहा है। 19 अप्रैल को चुनाव है, 9 तारीख, आज 7 तारीख हो गई है और अब कुछ दिन बाद जो है चुनाव प्रचार बिल्कुल चरम पर होगा, लेकिन आप अभी तक निकले नहीं हैं। तो आप कहाँ पर मैसेज देंगे? जनता के मुद्दों का संदेश कौन देगा? हम संदेश वाहक हैं। यानी जो विपक्ष संदेश देता है उसको हम जनता तक पहुँचाते हैं, जो सरकार संदेश देती है उसका संदेश हम जनता तक पहुँचाते हैं। मीडिया कोई चुनाव की तस्वीर बदलने का काम नहीं करता है। आप मीडिया पर दोष डालते हैं वो गलत है। विपक्ष हमेशा यही कहता है कि मीडिया ऐसा है, मीडिया वैसा है। मीडिया जो आप करते हैं वही तो दिखाएगा, मीडिया जो तस्वीर आपकी है वही तो पेश करेगा। आखिर कहाँ हैं अखिलेश यादव? कहाँ है कांग्रेस? कहाँ है गठबंधन के साथी? कहाँ है? कोई चुनावी सभा नहीं, मैदान बिल्कुल खाली पड़ा है और उस मैदान पर जो पहुँचेगा, जनता तो उसी को सुनेगी। अगर आपके पास कोई आएगा तभी तो आप उसकी बात सुनेंगे, जब आपके पास कोई आएगा ही नहीं, तो आप किसकी बात सुनेंगे? फैसला आपको करना है, क्योंकि 2024 का जो चुनाव है, ये एक ऐसा चुनाव होने जा रहा है, जो देश की तस्वीर बदलने का काम करेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी बहुमत से आती है, तो देश की एक नई तस्वीर देखने को मिलेगी। खुद मोदी ने कहा है, पीएम मोदी ने, कि अभी तो सिर्फ ट्रेलर देखा है, पिक्चर बाकी है। तो अगर आप ट्रेलर देख कर के बहुत खुश हों, पिक्चर देखना चाहते हैं, तो ज़रूर फिर से वोट करिए और तीसरी बार मोदी सरकार। या फिर 180 से नीचे लाना है, तो आपको अपने कमरों से बाहर निकलना पड़ेगा, जनता के मुद्दों को उठाना पड़ेगा। इलेक्टोरल बॉन्ड बड़ा मुद्दा है, उसको उठाइए। तमाम सारे मुद्दे हैं, एक मुद्दा नहीं है, लेकिन आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। आप सिर्फ अपने कमरों में बैठकर प्रेस को बयान दे देते हैं ईडी और सीबीआई को लेकर के। इससे जनता नहीं आपके साथ आने वाली, क्योंकि ईडी जनता के यहाँ छापे नहीं डाल रही है। ईडी देख रही है कि जिसके यहाँ भी छापे पड़ रहे हैं वो भ्रष्टाचारी है। जनता तो चाहती है कि भ्रष्टाचारी देश से खत्म हो। अब आपको ये तय करना है कि आप इस तस्वीर को कैसे बदलेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।